तो देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 ठीक है, जिसका नाम है प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति में हम लोगों ने अभी तक पिछली क्लास में पढ़ लिया था कला संबद्ध स्रोत, कला असंबद्ध स्रोत और व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, तरंगों का अध्यारोपण, ये सब चीजें पढ़ी थी। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यंग का प्रयोग। तो देखिए यंग का द्विश्लिट प्रयोग। तो आज का हमारा टॉपिक है यंग का द्विश्लिट प्रयोग। यंग द्विश्लिट प्रयोग, यंग द्विश्लिट प्रयोग यानी कि वैज्ञानिक यंग ने, हमारे किसके, थॉमस यंग ने किसके नहीं प्रकाश किसकी बिंदु पर हमारे किसके नहीं व्यतिकरण प्रारूप को प्राप्त करने के लिए हमारा कौन सा यंग द्विश्लिट प्रयोग किया था, यंग द्विश्लिट प्रयोग किया था। तो देखिए इसमें बताते हैं आपको कि जब समान आवृत्ति की दो तरंगे, दो प्रगामी तरंगे जब समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हैं, एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो अध्यारोपण के पश्चात कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। परिणामी तरंग की तीव्रता का अधिकतम एवं न्यूनतम होना क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। इसके लिए वैज्ञानिक ने हमारे कौन सा यंग ने एक पर्दा लिया था जिसका नाम दिया इन्होंने एल। तो देखिए हमने यहाँ पर एक पर्दा खींच देते हैं, ये ले लीजिए, ये एक पर्दा ले लिया एम जिसमें एक प्रकाश स्रोत एस स्थित है, ठीक है। अब इससे कुछ दूरी पर एक अन्य पर्दा ले लिया इन्होंने, यहां पर स्थित कर दिया कौन सा नहीं एम, पर्दा एम स्थित कर दिया, ठीक है। इस पर्दे से हमारे इसके समांतर तथा समान दूरी पर हमारा दो बिंदु छिद्र कर दिए थे S1 व S2, जो ये एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करते हैं। इसके आगे कुछ दूरी पर कौन सा एक अन्य तीसरा पर्दा हमारा कौन सा नहीं M स्थित कर दिया, यानी कि M स्थित कर दिया, ठीक है। जिस पर हमें क्या करना है, व्यतिकरण प्रारूप का अध्ययन करना है, ठीक है। तो ये पर्दा ले लिया इन्होंने। अब इस पर्दे यानी कि बिंदु S से हमारा कौन सा नहीं कुछ दूरी पर एक वर्णीय प्रकाश स्रोत डाला जाता है। जब स्लिट पर एक वर्णीय प्रकाश स्रोत डाला जाता है, यहाँ से यानी कि गोलीय तरंगाग्र के रूप में इस प्रकार से चलता है, ठीक है। जैसे इन पर प्रकाश पड़ेगा तो यह एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करने लगते हैं, तो इनसे भी हमारा कौन सा नहीं गोलीय तरंगाग्र क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। इस प्रकार से गोलीय तरंगाग्र उत्सर्जित होते हैं। ये फिर S2 से भी गोलीय तरंगाग्र उत्सर्जित होंगे आपके, ये इस प्रकार से गोलीय तरंगाग्र उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। गोलीय तरंगाग्र उत्सर्जित होते हैं। तो अब देखिए बेटे, इसके बाद में हमने यहाँ से नहीं कि यहाँ पर एक वर्णीय प्रकाश स्रोत डाला, तो इस प्रकार से हमारा कौन सा गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होता है। तो जब डाला था तो पर्दे पर एक समान दीप्त और अदीप्त पट्टियों के माध्यम से एकांतर क्रम में दिखाई देती है, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पर जब हमारे किसके नहीं, ये जो सीधी लाइन है जिसे हम क्या कहते हैं अविच्छिन्न रेखा, यानी कि जो सतत लाइन है अविच्छिन्न रेखा जिसे कहते हैं सतत, इनको सतत को सतत पे और जहां पर हमारा कौन सा असतत सतत अविच्छिन्न या विच्छिन्न रेखाएं, यानी कि जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन हमारे किसके से मिल रही है तो यहाँ पर हमारा किसकी तीव्रता कम होगी, यानी कि डॉटेड लाइन जब सतत रेखा से मिलती है वहां पर कैसे हो जाएगी, तीव्रता न्यूनतम होती है, यानी कि अधिक फ्रिंज बन रही है। और जहां पर हमारा किसके डॉटेड लाइन डॉटेड से मिल रही होगी और या फिर हमारा कौन सा नहीं, यानी कि सतत रेखा सतत से मिल रही होगी तो वहां पर हमारी किसकी तीव्रता अधिकतम होती है। तो इसी प्रकार से देखिए इसको मिला दीजिए तो ये आपकी आ जाएगी कौन सा नहीं, यहाँ पर आ जाएगा यानी डार्कनेस, ये बिंदु बी पर हो जाएगा ब्राइट। अब यहाँ से इसको मिला दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका ब्राइट। इसी प्रकार से इधर भी मिला लीजिए तो देखिए ये मिला लिया तो यहाँ पर आ गया आपका डार्कनेस ये, और इनको फिर से यहां से मिला दीजिए ये, तो यहां पर फिर से आ जाएगा ब्राइट। इसी प्रकार से एकांतर क्रम में ये चलती आएंगी, एकांतर क्रम में चलती जाती हैं। तो ये लीजिए बेटा, इस चित्र को आप लोग बना लीजिए, इसका नाम दे दिया यहाँ पर्दे पर दिया था एल एम और ये था पर्दा आपका एम। तो बना लीजिए इसको नहीं, तो बेटा बना लीजिए इस चित्र को नहीं आप लोग। जल्दी बनाइए बेटा। तो अब इसके पहले हम लोग इसमें के बारे में चित्र के बारे में लिख लेते हैं। तो चित्र के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। तो चित्र आपने बना लिया होगा, इसके बारे में लिख लीजिए। सबसे पहले सर थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण को द्विस्लिट प्रयोग से समझाया। प्रकाश के व्यतिकरण को द्विस्लिट प्रयोग से समझाया
इसमें एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, इसमें एक वर्णीय प्रकाश स्रोत एस लेते हैं, जो पर्दे एल पर स्थित है, जो पर्दे एल पर स्थित है। इस पर्दे के आगे कुछ दूरी पर, इस पर्दे के आगे कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा एम स्थित है, जिस पर दो पास रेखा छिद्र, जिस पर दो पास रेखा छिद्र S1 व S2 दो रेखा छिद्र S1 व S2 स्थित हैं। ये दोनों स्लिट S के समांतर व समान दूरी पर है। समान दूरी पर है। पर्दा M से कैपिटल है, पर्दा M से कुछ दूरी पर आगे अन्य तीसरा पर्दा N स्थित है। जब स्लिट S से एक वर्णीय प्रकाश डाला जाता है, तो पर्दे पर समान चौड़ाई की दीप्त व अदीप्त पट्टियां एकांतर क्रम में दिखाई देती हैं। दीप्त पट्टियों के दिखाई देती हैं। इसके बाद फिर से लिख लीजिए, दीप्त पट्टियों के स्थान पर B तथा अदीप्त पट्टियों के स्थान पर
कैपिटल डी अधिक पट्टियों के स्थान पर कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। इन पट्टियों को फ्रिंजे कहते हैं। इन पट्टियों को फ्रिंजे कहते हैं तथा फ्रिंजों का यह समूह द्विस्लिट का व्यतिकरण स्वरूप कहलाता है तथा फ्रिंजों का यह समूह द्विस्लिट का व्यतिकरण स्वरूप कहलाता है। व्यतिकरण स्वरूप कहलाता है। व्यतिकरण स्वरूप कहलाता है। अब देखिए इसके बाद में द्विस्लिट में प्रयोग में इसी में पढ़ेंगे फ्रिंजों के बनने की व्याख्या। देखिए फ्रिंजें किस प्रकार से बन जाती हैं। फ्रिंजों के बनने की व्याख्या। फ्रिंजों के बनने की व्याख्या। फ्रिंजों के बनने की व्याख्या डाल लीजिए हेडिंग। तो चलिए देखिए बेटा इसमें, तो देखिए फ्रिंजों का बनना क्या होता है। तो अब देखिए रेखा चित्र एस ये है, तो रेखा चित्र एस से उत्सर्जित एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कहां S1 व S2 पर पहुंचता है। जैसे ही S1 व S2 पर पहुंचता है तो ये नए एक तरंग स्रोत का कार्य करने लगते हैं। जैसे ही ये तरंग स्रोत का कार्य करने लगते हैं तो इनसे द्वितीयक तरंग यानी कि इनसे हमारे किसके लिए फिर ये नए स्रोत का कार्य और इनसे भी हमारे किसके गोलीय तरंगाग्र उत्सर्जित होता है। गोलीय तरंगाग्र हमारे किसके उत्सर्जित होता है। ये तरंगिकाएं हमारे किसके चारों दिशाओं में गति करने लगती हैं। तो अब ये देखिए पर्दे M व N, पर्दे M व N के बीच में हमारे किसके एक क्रम में ये क्या होती है मिलती है। तो देखिए जैसे यहां से ली एक अविच्छिन्न रेखा, ये अविच्छिन्न यानी कि सतत रेखा है। ये विच्छिन्न रेखा यानी कि जिसको हमने डॉटेड लिखा है उसे अविच्छिन्न रेखा कहते हैं, इसे विच्छिन्न रेखा कहते हैं। विच्छिन्न ये है, अविच्छिन्न ये है। ठीक है, विच्छिन्न का मतलब हो गया कि डॉटेड और अविच्छिन्न का मतलब हो गया सतत रेखा सीधी। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस प्रकार से बनते हैं। अब जहां पर देखिए सतत रेखा सतत से मिलती है तो वहां पर दीप्त है, जहां पर डॉटेड लाइन डॉटेड से मिलती है वो भी हमारे कौन सा नहीं यहाँ ब्राइटनेस होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से मिलती है तो हमें क्या हो जाता है पर्दे के केंद्र पर यहाँ पर कौन सा नहीं की ब्राइटनेस यानी कि अधिक तीव्रता की रेखा प्राप्त होती है। अब इसके दोनों ओर समान दूरी पर अदीप्त और फिर इसके बाद में दीप्त यानी कि अदीप्त दीप्त अदीप्त, इसी प्रकार से ये एकांतर क्रम में रेखाएं प्राप्त होती हैं जिनको इस रेखाओं द्वारा प्रदर्शित कर रखा है। तो अब इसमें लिख लीजिए, अब इसमें लिख लीजिए कि रेखा छिद्र S से उत्सर्जित, रेखा छिद्र S से उत्सर्जित एक वर्णीय तरंगाग्र है। जब यह तरंगाग्र पर्दे M पर पहुंचता है तो स्लिट S1 व S2 एक नए तरंग स्रोत की तरह
कार्य करने लगते हैं, एक नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करने लगते हैं, जिनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलकर चारों दिशाओं में गति करने लगती हैं। ये तरंगिकाएं पर्दे M व N के मध्य एक दूसरे से मिलती हैं। चित्र में S1 व S2 को केंद्र मानकर अविच्छिन्न ब्रैकेट में लिख देना सतत तथा विच्छिन्न चाप खींचते हैं। अविच्छिन्न चाप तरंगिकाओं के श्रृंगों को तथा विच्छिन्न चाप गर्तों को प्रदर्शित करते हैं। जिन स्थानों पर एक तरंगिकाओं का श्रृंग दूसरे तरंगिकाओं के श्रृंग से अथवा एक का गर्त दूसरे के गर्त से मिलता है, तो उन स्थानों पर दोनों तरंगिकाएं एक ही कला में होती हैं। उन स्थानों पर परिणामी आयाम दोनों तरंगिकाओं के आयामों के योग के
आयामों के योग के बराबर होता है तथा प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा प्रस्पंद कहलाती है। इसके विपरीत जब एक का संग दूसरे के गर्भ से मिलता है, जब एक का संग दूसरे के गर्भ से मिलता है तो उन स्थानों पर तरंगिकाएं परस्पर विपरीत कला में होती है। अतः इन स्थानों पर परिणामी आयाम दोनों तरंगिकाओं के आयामों के अंतर के बराबर होता है। इन बिंदुओं पर परिणामी आयाम शून्य होने के कारण परिणामी तीव्रता भी शून्य होती है। इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं निस्पंद कहलाती हैं। अतः पर्दे N पर दीप्त व अदीप्त पट्टियां
दीप्त व अदीप्त पट्टियां एकांतर क्रम में बनती हैं। एकांतर क्रम में बनती हैं चूंकि व्यतिकरण क्रमों का चूंकि व्यतिकरण क्रमों का एक अभिलाक्षणिक गुण है, एक अभिलाक्षणिक गुण है अतः प्रकाश में व्यतिकरण का होना प्रकाश की तरंग प्रकृति का समर्थन करता है। यदि हम स्लिट एस पर बारी बारी से भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश डालें तो दीप्त पट्टियां उन्हीं रंगों की दिखाई देती हैं। अलग अलग रंगों से प्रकाश से बनी पट्टियों की चौड़ाई अलग अलग होती है। लाल प्रकाश द्वारा बनी व्यतिकरण पट्टियां नीले प्रकाश की व्यतिकरण पट्टियों से चौड़ी होती हैं। यह इस बात का सूचक है कि
लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से, नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बड़ी होती है, बड़ी होती है। तो ये था आपका यानी किसके यंग द्विस्लिट का प्रयोग। अब इसके बाद में आ जाते हैं, हम लोग पढ़ेंगे व्यतिकरण हमारे किसके, यानी कि व्यतिकरण, व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, ठीक है, यानी कि व्यतिकरण का समीकरण ज्ञात करेंगे और किस प्रकार से हमें संपोषी और विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होते हैं। इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें फिलहाल इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।